की आज की पोजीशन क्या है मैं आपको बता दूं। ये एक महान साइंटिस्ट है। उसी तरह जिस तरह गैलीलियो, आइंस्टाइन, थॉमस अल्वा एडिसन और जैसे कि डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन, उसी दर्जे के ये साइंटिस्ट है। आज वो जिंदा है, उनकी रिसर्च हमारे सामने है। हमने उसका उपयोग करके हम अपने जीवन को भरपूर जीना है। आज उनकी वैल्यू ये है। आने वाला इतिहास आपको और हमको याद करेगा या नहीं पता नहीं, लेकिन ये पक्का कहूंगा दावे के साथ, इतिहास उनको याद करेगा। क्यों याद करेगा? उनकी खोज के लिए, जिसके बारे में मैं अभी बताऊंगा। ये इनकी अभी की मैंने पोजीशन बताई, लेकिन इनका इतिहास क्या है? केरला के अंदर एक साधारण परिवार में जन्म लिया था, पढ़ने में तेज थे, लड़ने में नहीं। 1975 में बी.फार्म करके अमेरिका गए, वहां जाके एमएस किया, डॉक्टरेट की डिग्री ली। एज अ साइंटिस्ट वो जॉब कर रहे थे। 75 से 88 के दौरान उन्होंने ग्रीन कार्ड नहीं लिया था और 88 में वो पेपर पढ़ रहे थे। पेपर पढ़कर उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी। जॉब छोड़कर उन्होंने इंडियन हर्ब के ऊपर कंसंट्रेशन किया, फोकस किया। तो उनको सरप्राइज हुआ कि हमारे यहाँ तो खजाना है, और वो वापस अमेरिका लौटे और 1988 में सलीम साहब कॉर्पोरेशन की स्थापना की अमेरिका के अंदर, और इंडिया से हर वहां भेजते रहे। कारोबार काफी आगे बढ़ा तो 91 में उन्होंने बेंगलोर में अपना हेडक्वार्टर बनाया। 92 में R&D की फैसिलिटी बढ़ाई। 93 में क्वालिटी के ऊपर ध्यान दिया गया और 1994 में प्रेसिडेंट शंकर दयाल शर्मा द्वारा बेस्ट क्वालिटी एक्सपोर्ट का अवार्ड मिला, जो 10 कंपनियों को मिलता है। उसमें से ये एक कंपनी थी। ये एक कंपनी थी, इस तरह मिला। और 96 में इस पृथ्वी के ऊपर आयुर्वेद के हर्ब में से पहले मॉलिक्यूल का आविष्कार हुआ। मॉलिक्यूल क्या है ये जानने के पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस पृथ्वी पे 4 साइंस का अस्तित्व है। सबसे पुराना और प्राचीन साइंस है आयुर्वेदिक, उसके बाद यूनानी, उसके बाद एलोपैथ, उसके बाद होम्योपैथ। ये चारों साइंसों में मरीजों का इलाज किया जाता है। लेकिन ये 4 में से हम भरोसा किस पे करते हैं? हमारा भरोसा सिर्फ एलोपैथ के ऊपर ज्यादा है। कारण क्या है? इसलिए कि एलोपैथ दवाई की मॉलिक्यूल केमिस्ट्री चेन और बॉडी की मॉलिक्यूल केमिस्ट्री चेन की एक स्टडी है, और पक्का मालूम है कि ये दवा का ये इफेक्ट है, ये साइड इफेक्ट है। फॉर एग्जांपल कॉम्बिफ्लेम अगर 100 आदमी को दिया जाए तो 95 को एक ही परिणाम आएगा, पेन जाएगा, स्वेलिंग जाएगा, इन्फ्लेमेशन जाएगा, तो जाएगा, पक्का बात है। साइड इफेक्ट एसिडिटी हो सकता है, लीवर प्रॉब्लम हो सकता है, किडनी प्रॉब्लम हो सकता है, पक्का मालूम है। लेकिन हम लोग आंवला को किस तरह बेचते हैं? आंवला का चूर्ण, च्यवनप्राश या जूस, फायदा क्या होगा पक्का नहीं मालूम, नुकसान क्या होगा पक्का नहीं मालूम, क्योंकि ऐसी कोई R&D नहीं है। बहुत सारी हर्ब हम खाते हैं, एक्टिव मॉलिक्यूल क्या है पता नहीं है। लेकिन इन्होंने रिसर्च किया और सबसे पहले ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्ची, काली मिरी, जिसके अंदर से मॉलिक्यूल निकाला, उसका नाम उन्होंने बायोप्रिन दिया। हम लोग जानते हैं कि भजिए के अंदर, बिरयानी के अंदर, नॉन वेज के अंदर काली मिर्ची डालने से खाना अच्छी तरह पचता है। लेकिन इन्होंने क्या ढूंढा? उसमें एक्टिव मॉलिक्यूल जो है बायोप्रिन है। अब जब कुकिंग होता है तो बायोप्रिन खत्म हो जाता है। ये बायोप्रिन को उसमें से निकाला। बायोप्रिन का काम है पोषक तत्व को हमारे सेल तक पहुंचाने में मदद करता है। इसीलिए बायोप्रिन बायो एनहांसर है, बायो अवेलेबिलिटी को बढ़ाता है। और बायोप्रिन के ऊपर वर्ल्ड वाइड पेटेंट ली गई। 97 में फोर्सलिन के ऊपर पेटेंट ली गई कि इससे वजन घटता है तो घटता है। दुनिया की पहली और अकेली प्रोडक्ट आज भी है जिससे वजन घटता है, इसीलिए वो भी पेटेंटेड है, जिसको थॉमस अल्वा एडिसन अवार्ड मिला है। 99 में एक न्यूज आया था, हल्दी पे अमेरिका का कब्जा, हल्दी हमारे हाथ से गई। लोग बड़े चिंतित हो गए, लेकिन दूसरे दिन न्यूज में आया कि हल्दी पे रिसर्च बेंगलोर में हुई थी, सामी लैब ने की थी, हल्दी हमारे पास ही है। हल्दी एंटी कैंसरस है, एंटी ट्यूमरस है, एंटी इंफ्लेमेटरी है। हल्दी के अंदर 5% कर्कुमिन C3 कॉम्प्लेक्स निकलता है, जिसके ऊपर रिसर्च करके 45 रिसर्च वॉल्यूम बने हुए हैं।
वर्ल्ड की सबसे बड़ी इंस्टीट्यूट है कैंसर की, एंडरसन रिसर्च सेंटर, वो भी करकुमिन C3 कॉम्प्लेक्स कैंसर में यूज करते हैं और वो कहते हैं कि हम सभी इंसान के पास करकुमिन C3 कॉम्प्लेक्स लेते हैं। ऐसा करते 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 आज की डेट में कंपनी ने 72 पेटेंट ले ली है। पेटेंट का मतलब क्या है कि जैसे कि अगर आपके पास लैपटॉप है वो चलेगा नहीं, जैसे आपने माइक्रोसॉफ्ट डाला कि बिल गेट को पैसे गए, उसको कहते हैं पेटेंट। यानी कि जो रिसर्च है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर पेटेंट ली जाती है, उसको कोई यूज नहीं कर सकता है। और पेटेंट लेने के लिए रिसर्च के डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं, 6 महीना इंतजार करना पड़ता है। 100 में से 83 लोग को 100% रिजल्ट आता है तो पेटेंट मिलती है। कम से कम करोड़ों रुपया का खर्चा होता है, 2-2.5 करोड़ का खर्चा होता है एक पेटेंट लेने के लिए। रिसर्च के ऊपर तो बहुत बड़े अमाउंट लगाई जाती है, बहुत बड़े पैमाने पे रुपया खर्चा किया जाता है, तब पेटेंट मिलती है। इस तरह कंपनी ने आज की तारीख में 72 वर्ल्ड वाइड पेटेंट ली है, 150 के लिए अप्लाई किया है। करीब करीब आयुर्वेद की जितनी हर्ब इस पृथ्वी पे है, 85% हर्ब में से मॉलिक्यूल निकाल लिया गया है और कंपनी टाइम टू टाइम पेटेंट ले रही है। नॉर्थ इंडिया गवर्नमेंट से एक पब्लिश बुक है जो नॉर्थ इंडिया यानी कि आसाम गवर्नमेंट ही बेचती है 500 रुपया में। उस किताब में मेंशन है कि सामी लैब्स यानी कि सबिंसा कॉर्पोरेशन 40,000 एकड़ जमीन में फार्मिंग करता है। पूरी दुनिया में 86,000 एकड़ जमीन में फार्मिंग सबिंसा लैब यानी कि सामी लैब्स के थ्रू होती है। और कंपनी के पास NABL सर्टिफिकेट है। हिंदुस्तान में हर्ब के लिए NABL किसी के पास नहीं है। किसी भी कंपनी को अगर हर्ब एक्सपोर्ट करना होगा तो सामी लैब ही सर्टिफाइड करती है, गवर्नमेंट उसी के सर्टिफिकेशन को वैलिड मानती है। इसके अलावा कंपनी के पास है ISO 22000 यानी कि बीज से लेकर फिनिश प्रोडक्ट एक ही छत्र छाया में बनता है तो ISO 22000 मिलता है। टाइम टू टाइम कई अवार्ड रिवॉर्ड कंपनी को मिल चुके हैं और इस तरह कंपनी डे बाय डे तरक्की करती रही है। वियतनाम गवर्नमेंट को जब कंपनी मॉलिक्यूल सप्लाई नहीं कर पाई उनकी डिमांड के मुताबिक उस वक्त हालात ये थे, तो वियतनाम गवर्नमेंट ने डॉक्टर माजिद जी को कहा कि आप यहाँ चले आइए, हम आपको जमीन देते हैं। तो उन्होंने जमीन दी और कहा यहाँ मॉलिक्यूल, यहाँ हर्ब उगाइए, मॉलिक्यूल निकालिए, वो सारा मॉलिक्यूल हम ही ले लेंगे। तब डॉक्टर मोहम्मद माजिद एक अकेला आदमी वियतनाम गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा है इंडिया के झंडे के साथ। आप नेट पे फोटोग्राफ देख सकते हैं, कंपनी की जो ब्लू बुक है उसमें फोटोग्राफ है। कंपनी की जो ब्लू बुक है उसके अंदर पेटेंट नंबर दिए हुए हैं और कौन से मॉलिक्यूल पे पेटेंट लिया गया है वो भी दिया है। समझो कि बायोप्रिन, अब बायोप्रिन लेकर समंदर में डुबकी मारिए और जैसे ही बाहर निकलोगे आपको ज्ञान मिल जाएगा। करकुमिन C3 लेके समंदर में डुबकी मारिए, ज्ञान मिल जाएगा। कौन सा है ये ज्ञान का समंदर? गूगल। गूगल से बड़ा कोई समंदर नहीं है ज्ञान का। यानी कि जितने पेटेंट का नाम आप टाइप करेंगे गूगल में आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलती जाएगी। ये दुनिया की पहली कंपनी है जो अपने रिसर्च को लोगों को पढ़ने के लिए नेट पे रखा हुआ है। हम पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे, इतनी इंफॉर्मेशन कंपनी ने हमारे लिए रखी है। अब हम लोग मेन बात करेंगे कि सामी लैब सबिंसा एक बहुत बड़ी कंपनी है, लेकिन एक कंपनी जो स्टार्ट हुई है सामी लैब्स के अंडर ही है जिसका नाम है सामी डायरेक्ट। ये कंपनी पब्लिक के हित में, पब्लिक के साथ काम करने के लिए, जनता के हित के लिए कुछ यूनिक रिसर्च को लॉन्च किया है। रिसर्च क्या है? जब मैं कहता हूं कि मैं हेल्दी रहना चाहता हूं तो मैं यानी कौन? मैं यानी सेल्स, 60 ट्रिलियन सेल्स। क्योंकि सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है। एक आदमी कहता है कि थायराइड प्रॉब्लम है, ठीक है, सेल से टिश्यू बना, टिश्यू से थायराइड बन गया, थायराइड प्रॉब्लम बेसिकली सेल्स प्रॉब्लम है। हार्ट प्रॉब्लम, सेल से टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गन, हार्ट बन गया, हार्ट का प्रॉब्लम। तो जो भी ऑर्गन है वो कोई अलग से नहीं बनते हैं, सारे ऑर्गन वही प्रोसेस से बनते, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, और ऑर्गन से सिस्टम, सिस्टम से एक शरीर का निर्माण होता है। जब मैं कहता हूं कि मैं हेल्दी रहना चाहता हूं तो सबसे इंपॉर्टेंट बात मेरे लिए क्या है? मेरे सेल्स हेल्दी रहने चाहिए। सेल्स हेल्दी तो बॉडी हेल्दी, सेल्स बीमार तो बॉडी बीमार, सेल्स बूढ़े तो आप बूढ़े दिखोगे जवानी में भी। तो किस तरह आप अपने सेल्स को हेल्दी रखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम सबसे इंपॉर्टेंट बात करेंगे कि अगर सेल्स को हेल्दी रखना है तो उसका कंसेप्ट क्या है। तो इसीलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं एज ग्रुप प्रोडक्ट। एज ग्रुप प्रोडक्ट, एज ग्रुप का क्या मतलब होता है? उम्र बढ़ने की प्रक्रिया के साथ हमने अपने
शरीर का यानी कि अपने सेल्स का ध्यान रखना पड़ेगा, उसी को एज ग्रुप कंसेप्ट कहते हैं। हमारे ऊपर लगातार अटैक हो रहा है, हमारे यानी कि हमारे सेल्स के ऊपर लगातार अटैक हो रहा है फ्री रेडिकल का। हजारों कारणों से फ्री रेडिकल बॉडी में उत्पन्न होता है। कम नींद से उत्पन्न होगा, ज्यादा एक्सरसाइज से उत्पन्न होगा, खाने की गड़बड़ी से उत्पन्न होगा, धुएं से उत्पन्न होगा, स्ट्रेस से उत्पन्न होगा। अनेक कारणों से फ्री रेडिकल हमारे शरीर में उत्पन्न होता है। ये हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। फ्री रेडिकल एक ऐसा आयन है, ऐसा एटम है, ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन की ऑड पेयर है, इसीलिए वो खुला है। वो ढूंढ रहा है इलेक्ट्रॉन अपनी पैर को कंप्लीट करने के लिए। जब वो आर्टरी के एंडोथेलियल सेल पे अटैक करके वहां से इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो खुद सेटल हो जाता है, उसकी सर्किट क्लोज हो जाती है। लेकिन आर्टरी के अंदर चेंज आ जाता है और ये प्रोसेस लॉन्ग टाइम तक चलती रहे तो ड्यू टू हार्डनिंग ऑफ आर्टरी हाई ब्लड प्रेशर होता है। इसीलिए आप देखोगे कि यंग लोगों को इन दिनों 30, 35, 40 के करीब लोगों को हाई बीपी पाया जाता है। अब एक छोटा सा प्रयोग कर सकते हैं, आप कभी भी उस प्रयोग में प्रूव हो सकते हैं। आप एक डॉक्टर को लेकर एक स्टेशन के पास छोटा सा कैंप लगा लीजिए। 100 लोगों का हाई बीपी चेक करो जिनकी उम्र 30 क्रॉस है और 35 के अंदर है। जिनकी उम्र 30 क्रॉस और 35 के अंदर है, जिन्होंने अपनी जिंदगी में कभी बीपी चेक नहीं किया है, मैं आपको दावे के साथ कहूंगा 100 में से 45 लोगों को हाई बीपी मिलेगा और उसे पता नहीं है। ये होता है फ्री रेडिकल। ये फ्री रेडिकल एलडीएल कोलेस्ट्रॉल पे अटैक करेगा इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, तो उसको ऐसे स्वरूप में कन्वर्ट करता है, वो आर्टरी में चिपकता है और यही सेल्स के डीएनए पे अटैक करेगा तो कैंसर, सोरियासिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, मोटर न्यूरॉन, ऐसी सब बीमारियां पैदा होती है। अब ये फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज करना जरूरी है या नहीं? डेफिनेटली जरूरी है। तो जब हमारी ऐसे बढ़ने की उम्र खत्म हो जाती है, यानी कि हमारा शरीर करीब करीब 18 साल तक ऐसे बढ़ता है, जब ऐसे बढ़ने की उम्र खत्म हो जाती है तब फैलने की उम्र शुरू होती है 18 साल के बाद। जब फैलने की उम्र शुरू होती है तब हमारे शरीर की फ्री रेडिकल के सामने लड़ने की क्षमता कम होने लगती है। इसीलिए जिन्होंने भी 18 साल क्रॉस कर दिया है, कितने लोग हैं जिन्होंने 18 क्रॉस कर दिया है? लेडीज लोग तो हाथ ऊपर नहीं करना चाहिए, उनकी तो 16 साल के ऊपर उम्र जाती नहीं है। हाँ ठीक है, जिन्होंने भी 18 साल क्रॉस कर दिया है उसने एक बायो प्रोटेक्टेंट खाना चाहिए फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज करने। बायो प्रोटेक्टेंट देखिए यहां बताया हुआ है। 18 साल की उम्र के बाद खाना खाने के आधे घंटे बाद एक गोली, और जिन्होंने अपनी उम्र 40 क्रॉस कर ली है उन्होंने ये एक एक गोली 2 बार खाना खाने के बाद लेना है। इसका काम है फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज करना, हमारे सेल्स को फ्री रेडिकल के अटैक से बचाना। यह है पहला प्रोडक्ट। अब दूसरा प्रोडक्ट जो यहां पे दिया है कोएंजाइम। कोएंजाइम पिछले 200 साल की हेल्थ इंडस्ट्री की खोज में की ये बहुत बड़ी खोज है कोएंजाइम। जब तक हमारी उम्र 30 या 35 है तब तक हमारा शरीर हमारे फूड इंटेक में से, यानी कि जो हम खाना खाते हैं उसमें से हमारा शरीर रोज 320 mg कोएंजाइम बनाता है। जैसे हमारी उम्र 30 या 35 क्रॉस हो गई, ये 20 से 80 mg कम बनता है तो कमी ही बनेगा। आप उल्टे हो जाओ, सीधे हो जाओ, प्राणायाम कर लो, जॉगिंग कर लो, वॉकिंग कर लो, एरोबिक कर लो, कुछ भी कर लो, ये 20 से 80 mg कम बनेगा तो कमी ही बनेगा, ज्यादा नहीं बनेगा। क्या करता है ये और कहां होता है? इसका काम है सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के एनर्जी प्रोडक्शन को सेट रखना। इसीलिए देखिए जब आदमी यंग होता है तो उस समय कोएंजाइम ठीक होता है, इसीलिए आदमी एनर्जेटिक, जोश वाला होता है, एनर्जी से भरा हुआ होता है। लेकिन जब CO2 कम होगा जोश कम होने लगता है। इसका काम है सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के एनर्जी प्रोडक्शन को सेट रखना, डीएनए को हेल्दी रखना, डीएनए को रिपेयर करना। इसका मेजर स्टॉक हमारे सॉलिड ऑर्गन हार्ट, लिवर एंड किडनी में होता है और मसल्स में होता है। अगर घुटने के मसल्स में CO2 कम होगा तो लुब्रिकेंट कम बनेगा और आगे चल के गादी घिसनी शुरू होती है। आपको मैं एक छोटा सा प्रयोग बताना चाहूंगा। किसी भी 35 साल के करीब के आदमी के घुटने पे हाथ रखिए, उसको बोला ऐसे हिलाओ। ज्यादातर लोगों के घुटने में से आवाज आएगी, लेकिन उनको पूछोगे बोले कि मुझे कोई तकलीफ नहीं है। उस इंसान को 3-4 साल बाद मिलेंगे, फिर हाथ रखो, आवाज बदल जाएगी।
अब वो क्या कहेगा, मैं ज्यादा देर खड़ा रहता हूं तो मेरे घुटने में दर्द होता है। उस इंसान को और 3-4 साल बाद मिलोगे, आवाज और अलग किस्म की आएगी, तो वो क्या कहेगा, हाँ दर्द होता है, डॉक्टर को बताया, उसने कहा है अर्ली स्टेज ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस है। उसी को और 5-6 साल बाद मिलोगे और घुटने पे हाथ रखोगे, कैसी आवाज आएगी, ध्यान से सुनना। मैं आज आप सब लोग को घुटने का डॉक्टर बनाने वाला हूं। वो आवाज पहचान लिया तो आप डायग्नोस कर सकते हैं। आप किसी के घुटने पे हाथ रखिए, आवाज को पहचान लीजिए। देखिए जैसे आप हाथ रखोगे, उसको बोलो पैर हिलाइए। जो 30 साल के